हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ऐसे वक्त में जब ईरान न्यूक्लियर समझौते में अमेरिका के दोबारा शामिल होने और ईरान के ख़िलाफ़ लगी पाबंदियों को हटाए जाने के बारे में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कल 8वें दौर की बातचीत फिर से शुरू हुई है। इजराइल ने एक बार फिर कहा है कि वो एक अच्छे समझौते के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी वो ईरान के न्यूक्लियर कारखानों पर हमले कर सकता है। इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि अब इजराइल सिर्फ धमकी दे सकता है, हकीकत यह है कि वो सबसे निचली सतह पर है। इसी दौरान आज ही इजराइल ने सीरिया के लताकिया, जिसे अरबी ज़बान में लाज़िकिया कहा जाता है, बंदरगाह पर हमला किया है। इजराइल का दावा है कि उसने बंदरगाह पर ईरान के हथियारों के गोदाम पर हमला किया है। कल ही सीरिया ने इजराइल के जरिए गोलान हाइट्स पर यहूदी आबादी बढ़ाने के प्लान की मुखालिफत की थी। इजराइल के अंदर ईरान की बढ़ती ताकत से डर का आलम यह है कि जेरूसलम पोस्ट ने ईरान के जरिए एक नए आत्मघाती यानी सुसाइडल ड्रोन के फौजी मश्क में सामने लाने पर कहा है कि यह किसी भी जंग में पासा पलटने की ताकत रखता है। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब एनालिटिक्स से हमें मालूम हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि इजराइल वियना में चल रही न्यूक्लियर बातचीत के दौरान ईरान के साथ दुनिया की ताकतों के जरिए किए गए किसी भी समझौते की हर हाल में मुखालिफत नहीं करेगा। उन्होंने आज ट्यूसडे सुबह आर्मी रेडियो से बात करते हुए कहा कि हम ऑटोमेटिक तरीके से नेगेटिव नहीं हैं, हम एक प्रैक्टिकल नज़रिया अपना रहे हैं। दूसरों के बरखिलाफ हम महज लड़ने के लिए लड़ना नहीं चाहते, बल्कि हम एक नतीजा लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि वियना बातचीत में इजराइल के इंटरेस्ट्स के मुताबिक समझौते का इम्कान कम है। उन्होंने साथ ही कहा कि आखिरकार यकीनी तौर से एक अच्छा समझौता हो सकता है। हम मापदंडों को यानी क्राइटेरिया को जानते हैं। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि लेकिन क्या मौजूदा हालात में ऐसा होने की उम्मीद है? जवाब में खुद ही कहा नहीं, क्योंकि आपको यानी दुनिया के लीडर्स में ज़्यादा मजबूत इरादे की ज़रूरत है। ईरान के पास बहुत कमज़ोर कार्ड हैं, लेकिन दुनिया ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे वो ताकत की हालत से बातचीत कर रहा हो। नफ्ताली बेनेट ने आज कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स को बताया कि इजराइल को इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ऐसा होता है तो वियना में समझौते के लिए हम कोई फरीक नहीं है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अफसरों के जरिए हाल ही में दिए गए बयानात के बारे में कि इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है, बेनेट ने कहा कि मैं कम बोलने और बहुत कुछ करने के हक में हूं। उन्होंने कहा कि एक हालिया रिपोर्ट जिसमें बताया गया था कि जो बाइडन उनसे फ़ोन पर बात करने के रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दे रहे, फर्जी खबर थी। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच अब भी रजामंदी की कमी है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा अमेरिका की पॉलिसी से राज़ी नहीं होते हैं और कभी कभी इख्तलाफ भी होता है। हमारे बीच बहुत करीबी कामकाजी रिश्ता है, लेकिन हम हर चीज़ पर एक जैसा नज़रिया नहीं रखते। जेरूसलम पोस्ट ने खबर दी है कि नफ्ताली बेनेट ने आज कहा है कि अगर दुनिया के मुल्क ईरान के साथ एक समझौते पर पहुंचते हैं तो भी इजराइल आज़ाद तरीके से फैसला लेने के लिए आज़ाद है। इसके अलावा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का यह दावा कि इजराइल ने अमेरिका के लिए कोई अचानक अचंभे वाला काम नहीं करने के लिए पाबंद किया है और ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने की सलाहियत नहीं रखता, सरासर झूठ है। बेनेट ने आर्मी रेडियो को बताया कि इजराइल समझौते में फरीक नहीं होगा और हमेशा अपने दम पर कार्रवाई करने और अपना बचाव करने का हक रखेगा। आपको बता दूं कि दुनिया के 5 अहम मुल्कों और ईरान ने 2015 के न्यूक्लियर समझौते को दोबारा बहाल करने के मकसद से 8वें दौर की बातचीत वियना में मंडे को फिर से शुरू की है। 10 दिन पहले 7वें दौर की बात खत्म हुई थी।
ईरान के नए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की हुकूमत में 29 नवंबर से वियना बातचीत 6 महीने के गैप के बाद शुरू हुई थी। कहा जा रहा है कि अगर दोनों तरफ से कुछ सख्त फैसले लिए गए तो ये बातचीत का आखिरी दौर हो सकता है और कोई समझौता हो सकता है। ईरान आगे बढ़ने से पहले अपने ऊपर पाबंदियों को ख़त्म करने की मांग करता रहा है। इसी बीच आज ही पारस टुडे ने खबर दी है कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल रमज़ान शरीफ ने कहा है कि इजराइल हालिया बरसों में अपनी सबसे निचली सतह पर पहुंच गया है और बयानबाजी के अलावा उसके पास कोई ताकत नहीं बची है। आज तेहरान में उन्होंने कहा कि ज़ायोनी यानी इजरायली अफसर अपनी फौजी कार्रवाइयों से एक बड़ा नुकसान पहुंचाने के दावे करते थे और लंबी लंबी डींगे मारते थे, लेकिन ईरान से सामना होने के बाद उनकी सारी हवा निकल गई है और हमारी ये कामयाबी शहीदों के खून और लोगों के रेजिस्टेंस की वजह से है। जनरल शरीफ का कहना था कि हम आखिरी जीत के नज़दीक हैं, इसलिए दुश्मन के प्रोपेगंडे पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मन हमारी कामयाबियों को कम करके दिखाने की कोशिश में है और हमारी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। रेवोल्यूशन के खिलाफ उन्होंने हमेशा यही पॉलिसी अपनाई है। उनका कहना था कि जब ईरानी जवानों ने अमेरिका के जदीद मिसाइलों को धूल चटा दी तो दुनिया ने ईरान की ताकत की तरफ ध्यान दिया। जब दुश्मन को ईरान की ताकत का अंदाज़ा रहता है तो वो बातचीत में सीरियस होता है। इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के जंगी जहाज़ों ने आज सुबह सवेरे सीरिया के समंदरी किनारे के शहर लताकिया के बंदरगाह पर कई मिसाइलें दागी, जिससे बड़े धमाके हुए और आग लग गई। इजरायली अखबार का कहना है कि हो सकता है कि कुछ धमाके हमले के बाद ईरानी गोला बारूद में हुए हों। इजराइल का सीरिया की लताकिया बंदरगाह पर यह 20 दिन में दूसरा हमला था। बरसों तक इजराइल ने लताकिया बंदरगाह के खिलाफ हमले करने से परहेज किया था, क्योंकि इसके नज़दीक ही रूस की फौज मौजूद है। हालांकि इजराइल ने ईरान पर इस बंदरगाह को लेबनान के हिजबुल्लाह समेत अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को हथियार पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। उधर सीरिया की सरकारी साना न्यूज एजेंसी ने खबर दी है कि इजराइल ने लताकिया कमर्शियल बंदरगाह पर कंटेनर यार्ड को निशाना बनाते हुए मिसाइल से हमले किए हैं। एक फौजी सोर्स के हवाले से बताया गया है कि आज सुबह सवेरे तकरीबन 3:21 पर इजराइल ने लताकिया के वेस्ट में मेडिटरेनियन समंदर की गहराई से मिसाइलों की एक लहर के साथ हवाई हमला किया, जिसमें कमर्शियल बंदरगाह पर कंटेनर यार्ड को निशाना बनाया गया। सोर्स ने कहा है कि इजराइल के हमलों की वजह से आग लग गई और काफ़ी नुकसान हुआ है। साथ ही सीरिया की तरफ से बताया गया है कि आग बुझाने और हमलों के नतीजों का जायजा लेने का काम जारी है। साना न्यूज़ एजेंसी ने लताकिया फायर ब्रिगेड के कमांडर मेजर मोहनाद जाफर के हवाले से बताया है कि उनकी टीम बंदरगाह में कंटेनर यार्ड में आग बुझाने के लिए काम कर रही है। जिन कंटेनर्स पर हमले किए गए हैं उनमें तेल और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स यानी कल पुर्जे हैं। इस सिलसिले में लताकिया में साना न्यूज़ एजेंसी के रिपोर्टर ने बताया है कि इजराइल के हमलों से अल नदा अस्पताल और बंदरगाह से सटी हुई कुछ इमारतों और दुकानों को भी नुकसान हुआ है। उधर ईरान के प्रेस टीवी ने बताया है कि सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने लताकिया पर इजराइल के हमले का सामना किया है। ये अभी तक साफ नहीं है कि हमले में कोई इंसानी जान का नुकसान हुआ है या नहीं, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले के नतीजे में बंदरगाह में रखे गए बड़ी तादाद में कंटेनरों में आग लग गई। इजराइल ने करीब 20 दिन पहले भी लताकिया को निशाना बनाया था। आपको बता दूं कि सीरिया की गोलान हाइट्स पर 1967 की जंग के नतीजे में इजरायली कब्जे की वजह से सीरिया और इजराइल तकनीकी तौर पर जंग की हालत में है। इजराइल का इस इलाके पर कब्जा है, जिसका इस्तेमाल वो सीरिया पर हमलों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर करता है। इस बीच सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर फैसल मिकदाद ने बताया है कि अमेरिका और तुर्की की खुली सपोर्ट की वजह से आज भी उनके मुल्क में दाइश और जबहतुन निसरा जैसे टेररिस्ट ग्रुप सरगर्म हैं। फैसल मिकदाद ने कहा है कि ये टेररिस्ट ग्रुप सीरिया के नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इलाकों में मौजूद हैं। कल रात अल अखबार टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि दमिश्क काफ़ी हद तक टेररिस्ट के मुकाबले में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में टेररिज्म के सफाए तक
ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ فیصل مقداد نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ترکی کے انٹرسٹ سیریا کی انسٹیبلٹی یا اس کی تباہی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم کو یونائٹڈ نیشن یا اس کے ایمبیسڈر سے کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ ہماری پرابلم ان ہزاروں ٹیررسٹ سے ہے جن پر اربوں ڈالر خرچ کیے جا چکے ہیں تاکہ وہ سیریا کو نیست و نابود کر سکیں۔ فیصل مقداد نے یہ بھی بتایا کہ ترکی نے سیریا کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا ہے جس کو ہم آزاد کر کے رہیں گے۔ سیریا کے فارن منسٹر نے اپنے ملک کے خلاف لگی پابندیوں کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ سیریا کے خلاف امریکہ اور یورپی ملکوں کی ظالمانہ فائنینشیل پابندیاں پوری طرح سے غیر قانونی ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نے ٹیررزم کے بہانے کی آڑ میں سیریا پر 2011 سے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اب سے پہلے ہم نے آپ کو 30 نومبر کو سیریا کی نیوز ایجنسی سانا کے حوالے سے خبر دی تھی کہ سیریا کی بشار الاسد سرکار کی مرضی کے خلاف ہتھیاروں سے لدے ہوئے 100 امریکی فوجی ٹرک عراق سے فوجی ساز و سامان کے ساتھ سیریا پہنچے تھے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی ٹرک عراق اور سیریا کی بارڈر چیک پوائنٹ الولید سے سیریا میں داخل ہوئے تھے۔ اس سے پہلے نارتھ سیریا کے تل احمد علاقے سے رپورٹ بھی تھی کہ وہاں کے لوگوں نے امریکی فوجیوں کے ٹرکوں کو وہاں سے گزرنے سے روک دیا تھا۔ سیریا کے الحسکا صوبے کے اس علاقے کے لوگوں نے سیریا کی فوج کی مدد سے امریکی فوجیوں کو ٹرک سمیت وہاں سے واپس جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سیریا سرکار کئی بار اعلان کر چکی ہے کہ ملک میں امریکی اور ترک فوجیوں کی موجودگی غیر قانونی ہے۔ آخر میں آپ کو بتا دوں کہ ایران سیریا کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ ایران کی بڑھتی طاقت سے اسرائیل کی پریشانی ہر دن نظر آ رہی ہے۔ آج ہی اسرائیل کے ایک اخبار جیروسلم پوسٹ نے ایران میں IRGC کی ہونے والی 5 دن کی فوجی مشقوں کے دوران شاہد 136 ڈرون اور اس کے لانچر کے بارے میں اپنی خاص رپورٹ میں کہا ہے کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایران کے نئے ڈرون اور اس کے نئے لانچر کے ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس ڈرون کو میزائل کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ اسرائیلی اخبار نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران نے اس ڈرون کو آتم گھاتی یعنی سوسائیڈل قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈرون خود ہی اپنے نشانے کی طرف اڑتا ہوا جاتا ہے اور نشانے پر پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑا لیتا ہے۔ جیروسلم پوسٹ نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے تک ایرانی میڈیا نے اس ڈرون کو نہیں دکھایا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں زیادہ کچھ بتایا تھا۔ اب سے 2 دن پہلے اسرائیلی میڈیا میں ایران کی فوجی مشق میں 16 بیلسٹک میزائلوں کے ایک ساتھ کامیاب تجربے کے بعد خوف طاری تھا۔ ایک طرف ایران عراق، سیریا اور لبنان کے ساتھ یمن کے ہوتھیوں کا الائنس ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ عرب ملکوں کے آقا اسرائیل میں ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت پر تناؤ بڑھ رہا ہے۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار مڈل ایسٹ اور دنیا پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیواد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔